वेलकम स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इनोवेट फॉर यू पर। आज इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 यानी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के कई पार्ट बनेंगे बच्चों, तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसको ज़रा ध्यान से सुनेंगे समझेंगे और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार देखेगा, 3 बार देखेगा, जब तक आपको समझ में आए तब तक आप इसको देखते रहिएगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि व्हाट इज रिसोर्स। तो रिसोर्स क्या होता है, देखिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पर आपको ट्री दिखाई दे रहा है, एक ट्री भी अपने आप में रिसोर्स है। यहाँ पर आपको देखिएगा, यहाँ पर वीडियो कैमरा दिखाई दे रहे हैं, आपको मोबाइल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको घर दिखाई दे रहा है, काफ़ी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, ये सब रिसोर्सेज होते हैं। हम देखिए इसके बारे में इसकी डेफिनेशन आपको दे रखी है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट which can be used to satisfy our needs is termed as resource। यानी हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती हैं, उन सबको हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये थी एक डेफिनेशन छोटी सी रिसोर्स की। अब क्या क्या कंडीशन है जिसको किसी चीज़ को हम रिसोर्स कैसे माने, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है, यानी कि व्हाट आर कंडीशन टू बी एज्यूम्ड आ रिसोर्स। तो आंसर, condition to be assumed are resource number 1, it is technologically accessible। मतलब ये टेक्नोलॉजिकल उपलब्ध हो, मीन्स जो रिसोर्स हम बनाना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। जैसे कि मोबाइल एक रिसोर्स का काम करता है, लेकिन मोबाइल को बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तभी तो मोबाइल बना पाएंगे ना, यानी कि इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। नंबर 2, इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी कि कैसे। इकोनॉमिक फिजिबल से मतलब है कि आर्थिक रूप से संभाव्य, मीन्स जिसको हम पैसा खर्च करके प्राप्त कर सकें। नंबर 3, कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि जो कल्चरली यानी सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। तो ये थे कंडीशंस टू बी एज्यूम्ड आ रिसोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी चल रही है। और स्टूडेंट, जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो अपनी एनसीईआरटी की बुक अपने पास लेकर के बैठा करो और देखते रहा करो कि सर ने ये नोट्स कैसे बनाए होंगे। इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और भी चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए इसमें क्या आया होगा। यस, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आंसर में देखते हैं। आंसर, रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज, यानी कि रिसोर्सेज को निम्नलिखित जो क्या कहते हैं, एक तरीके से निम्नलिखित तरीकों से हम बांट सकते हैं। कैसे कैसे? नंबर 1 है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। देखिएगा 4 तरीके से बांटे गए हैं रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो पहले हम नंबर 1 कैटेगरी यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ये पढ़ने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में बायोटिक एंड अबायोटिक होते हैं। ये क्या होता है आपको बताते हैं सबसे पहले बायोटिक के बारे में, कि दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर and have life such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock etc। मतलब ये ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी प्राप्ति हमें जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन पाया जाता है, यानी ये सांस ले सकते हैं, ये अपने आप अपने काम कर सकते हैं। जैसे कि मनुष्य हुआ, जैसे कि पशु हुए, है ना, ये सांस ले सकते हैं। जब मछलियाँ हुई तो इनको हम क्या कहेंगे? बायोटिक। उसके बाद में नंबर 2 एबायोटिक। अबायोटिक क्या होते हैं? इसका जस्ट उल्टा ये हो जाएगा। कैसे? ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल रॉक्स एंड मेटल्स। मतलब वो सभी चीज़ें जो नॉन लिविंग होंगी वो एबायोटिक कहलाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया, जो पर्वत होते हैं यानी रॉक्स होते हैं, मेटल्स मतलब धातुएं होती हैं। उसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल हमने दिया है, ये देखिएगा पिक्चर के थ्रू, ये देखिएगा बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक में आप देख रहे हैं मछलियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, इधर ये आपको ये पैगविन्स क्या कहते हैं इसको, ये भालू दिखाई दे रहा है, बियर दिखाई दे रहा है, इधर ये पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये सब बायोटिक में आ गया। उधर एबायोटिक को ले लीजिए आप, अबायोटिक में आपको ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं, मेटल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या इसमें आ सकता है।
यस। अब इनके बीच में डिफरेंसेस देखिएगा, हमने इस टॉपिक को पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश की है। एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। आपसे क्या पता है इनके बीच में डिफरेंस पूछ ले, यानी बायोटिक एबायोटिक के बीच में आपसे एग्जाम में डिफरेंस जान लिया जा सकता है, या फिर इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या फिर आपसे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में 20 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एमसीक्यू या फिर वन वर्ड आने हैं, तो वो सब चीज़ इसमें कवर हो जाएंगी। आप इसको ध्यान से देखा करो, सुना करो, समझा करो, ठीक है। अब इसका डिफरेंस हम कर लेते हैं। सीरियल नंबर, बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। सबसे पहले तो इनकी वही डेफिनेशन आ जाएगी, क्या? बायोटिक कंपोनेंट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बायोस्फीयर, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा है। एंड एबायोटिक कंपोनेंट ओरिजिनेट फ्रॉम द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में अपने आप खुद ब खुद बन जाते हैं जो एबायोटिक होते हैं। उसके बाद में नंबर 2, बायोटिक फैक्टर्स डिपेंड ऑन एबायोटिक फैक्टर्स फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। मतलब जो बायोटिक होते हैं ये अपने सर्वाइवर के लिए एबायोटिक पर निर्भर करते हैं और अपने दोबारा जनरेट होने के लिए, क्योंकि भाई हम जो प्राणी हैं, मीन्स हम ह्यूमन बींग्स हैं, वो हवा में तो रहते नहीं हैं, है ना। हम कहाँ रहते हैं? इस धरती पर रहते हैं, और धरती क्या एक तरह से एबायोटिक हुई, तो इस पर ही हम अपने जीवन जीने के लिए हम इसके ऊपर ही निर्भर हैं। वेल, एबायोटिक फैक्टर्स आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ बायोटिक फैक्टर्स। और ये जो होते हैं एबायोटिक, की कंप्लीटली इससे फ्री है, इससे कोई लेना देना नहीं, ये अपने आप में स्वतंत्र है। एग्जाम्पल आपको ऊपर भी यहाँ पर मिल गए थे, यहाँ पे फिर से मिल गया है, जैसे लाइव स्टॉक, फिशरीज, फ्लोरा एंड फ्यूना, और इसमें एग्जाम्पल रॉक एंड मेटल्स। तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये था ऑल अबाउट बायोटिक एंड एबायोटिक ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ये रिसोर्स के बारे में आपका कंप्लीट हुआ। अब सेकंड देखते हैं इसमें क्या आने वाला है आपका। यस, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सयूजिबिलिटी। एक्सयूजिबिलिटी मतलब ऐसी चीज जो खत्म हो जाती है, यानी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। देखते हैं इसमें क्या है। रिन्यूएबल की डेफिनेशन आपको दे दी है, क्या? द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिसेबल रिसोर्सेज। ठीक है, मीन्स ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जिन्हें भौतिक और रासायनिक या फिर यांत्रिक क्रियाओं द्वारा नवीकृत यानी दोबारा बना दिया जा सकता है। ठीक है, ये ऐसे रिसोर्स होते हैं, इसलिए इनको रिन्यूएबल यानी नवीकरण योग्य या फिर पुनः पूर्ति योग्य यानी रिप्लेसनेबल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको दे दिया सोलर एंड वाइंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एटसेट्रा। उसके बाद में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? इसका जस्ट उल्टा, मतलब वो तो बनाए जा सकते हैं, ये बनाए नहीं जा सकते। कैसे? द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी इजीली रिप्रोड्यूस्ड वंस दे आर डिस्ट्रॉयड आर कॉल्ड एज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो एक बार खत्म हो गए या फिर दोबारा से जल्दी उसको बनाना संभव नहीं है। ठीक है, जैसे कि मिट्टी ले लीजिए आप, मिट्टी बहुत लंबे समय में बनती है। ठीक है, आप इसके एग्जाम्पल के लिए एक काम करना, आप एक चौक लेना, उसको दीवार पे थोड़ा थोड़ा घिसना, घिसते रहना, आप देखेंगे नीचे थोड़ा थोड़ा चूरा, जो उसका जो चूरन है या फिर पाउडर है वो नीचे गिरता रहेगा। और उसकी यानी 1 सेंटीमीटर उसके हाइट होने में आप लगभग साल भर करेंगे, जब जाकर कोई 1 सेंटीमीटर हाइट होगी उसकी। तो आप इसे समझ लीजिए कि मिट्टी बनने में कितना लंबे समय लग सकता है। तो इसे मिट्टी को, इसलिए सोइल को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर दिखा दिया गया है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यहाँ पर आप समझ लीजिएगा इसको, यहाँ पर आपको सभी एग्जाम्पल दे दिए हैं। सोलर दे दिया, वाइंड एनर्जी दे दिया है, फॉरेस्ट दे दिए हैं आपको, यहाँ पर आपको ये है ये सब चीज़ें दे दी हैं। ठीक है, रॉक्स दे दी हैं, जल्दी से नहीं बन पाती हैं तो नॉन रिन्यूएबल हो गए। फोसिल फ्यूल्स भी आपका नॉन रिन्यूएबल में है। जैसे कि आप कार इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में बाइक्स होंगी, आपके घर में स्कूटी वगैरह होंगी, आप उनको एक बार लेकर बाजार में जाएंगे, उसमें तेल गिराएंगे, ऑयल गिराएंगे, और एक बार यूज़ करने के बाद वो खत्म हो गया। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल हो गया, सीधा सीधा बात है। फोसिल फ्यूल्स हुए, कोल्स हुए, है ना, कोयला हुआ। ठीक है, चलते हैं आगे, इसमें देखते हैं डिफरेंस इसके बीच में क्या हो सकता है। वही बात मैं फिर से बता दूं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हमारा होना चाहिए। डेफिनेशन हम लोगों ने कर लिया है, एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिया, अब इसके बीच में डिफरेंसेस का देख लेते हैं। क्या? रिन्यूएबल, दे आर एनर्जी रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी एग्जिस्टेड, यानी कि ऐसे रिसोर्स होते हैं जो खत्म नहीं होते हैं। दे आर द एनर्जी रिसोर्सेज विच कैन बी एग्जिस्टेड वन डे, ये ऐसे होते हैं जो एक दिन खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में दे रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, यानी कि ऐसे रिसोर्स हैं जो हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। और ये कैसे रिसोर्स हैं? नॉन रिन्यूएबल, दे रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन ए लिमिटेड क्वांटिटी ओनली, ये हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल हैं। एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल ऊपर से नीचे आपको डाल देने, क्या क्या देखिएगा, सोलर वाइंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एटसेट्रा हो गया। इसमें एग्जाम्पल हो गया क्या? मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज।
बात खत्म हुई इसकी। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी यानी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी इसके माध्यम से दे दी गई है। यहाँ पर आप कई तरीके से क्वेश्चन अपने बना सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया गिव एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज या फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे आपको दे दिया। फिर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोल इज एन एग्जांपल ऑफ डैश 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 करके, आपसे फिर उसमें ऑप्शन दे देंगे रिन्यूएबल या फिर नॉन रिन्यूएबल, तो आप लिखेंगे नॉन रिन्यूएबल। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या आएगा। नंबर सी पर आपको क्या मिलेगा इसमें? यस, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर ओन बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल आर नोन एज इंडिविजुअल रिसोर्स, एग्जाम्पल कार, बुक, फील्ड्स इटीसी। मतलब ऐसे रिसोर्स जो आपके खुद के हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका घर है, आपका खुद का है तो इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। आपके पास जो आपकी बुक है, आपके पास जो आपका मोबाइल है, खुद का है, आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद इस्तेमाल कीजिए। आपकी कार है, आपके घर का आंगन है, तो वो क्या होगा, सब आपके तो हुए, यानी इसको हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल रिसोर्स। ये देखा एग्जाम्पल, देखिए आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं, जैसे आपके खुद के खेत हुए, फील्ड्स हुए, आपका खुद का घर हुआ, है ना। उसके बाद में अब community resources, resources which are owned by all members of the community are known as community resources, example park, burial grounds, village ponds etc। एग्जाम्पल देख लीजिए। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये सब चीज़ें मीन्स कहने का मतलब ये है कि वो सभी रिसोर्सेज जो समाज का, जिसमें सभी का हक हो, वहाँ पर सब यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, आपके आसपास कोई ग्राउंड होगा जहाँ पर सभी बच्चे खेलते होंगे, ठीक है, तो उस पर सभी का हक है, किसी एक का हक नहीं है। वो कोई कहने लगा कि ये तो मेरा ग्राउंड है, ऐसे कैसे कह देगा, वो तो सभी के लिए है, सब वहाँ पर घूमने के लिए आएंगे, मॉर्निंग वॉक के लिए आएंगे, खेलने के लिए आएंगे, है ना। तो ये इसको क्या कहेंगे हम, कम्युनिटी रिसोर्सेज। या फिर यहाँ पर ऐसा मान लीजिए, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, देखो इसे थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये शमशान हुआ एक तरह से, इसे हम कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। तो इसमें तो हर किसी के लिए है ये, है ना, तो वो कम्युनिटी रिसोर्स में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे के लिए। इसमें अभी हमने क्या क्या पढ़ लिए, एक तो इंडिविजुअल और एक कम्युनिटी। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेज, ऑल द रिसोर्सेज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं, वैसे तो देखिएगा जितने भी रिसोर्सेज हैं किसी देश में, वो सब के सब राष्ट्र यानी नेशनल रिसोर्सेज ही होते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल तौर पर आपको समझाया गया है यहाँ पर क्या, ऑल रिसोर्सेज लाइक मिनरल, वाटर रिसोर्सेज, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles यानी कि 22.2 km from the coast termed as territorial वाटर एंड रिसोर्सेज देयरिन बिलोंग टू द नेशन। कहने का मतलब आप जरा समझेंगे। आप देखिएगा, वैसे तो यहाँ पर अभी आपको बताया कि जितने भी देश में रिसोर्सेज पाए जाएंगे वो सब राष्ट्रीय ही हैं, क्या कम्युनिटी हुआ, क्या नेशनल हुआ, वो सब हमारे मतलब पूरे नेशनल के हुए। लेकिन साथ में छोटी सी बात आपके इंसर्ट में क्या बताई गई है कि सारे के सारे मिनरल, जल, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी जितनी भी भूमि है, और 12 समुद्री न्यूटिकल माइल मतलब समुद्री मील, और 12 समुद्री मील में 12 समुद्री मील में जो होता है न्यूटिकल माइल में होता है 22.2 किलोमीटर होता है ना। यानी कि 12 समुद्री मील 12 न्यूटिकल माइल्स तक महासागरीय क्षेत्र यानी ओशनिक एरिया जो हुआ, भूभागीय समुद्र यानी एवं इसमें पाए जाने वाले जितने भी रिसोर्सेज हैं वो राष्ट्रीय संपदा हैं, यानी राष्ट्र के वे संपत्ति, राष्ट्र के जो यानी नेशन के वो सब की सब एसेट मानी जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद में इंटरनेशनल रिसोर्सेज, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, यानी कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं जो संसाधनों को नियंत्रित करती हैं, कंट्रोल में रखती हैं। एग्जाम्पल, द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 न्यूटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन and no individual country can utilize these without the कॉन्करेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। समझिएगा आप जरा ध्यान से इसको। अभी आपको कुछ बताया मैंने क्या कि अंतर्राष्ट्रीय जो जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे वो इस तरह के संसाधनों को कंट्रोल में रखती हैं, कंट्रोल करती है उन पर। यानी कि जो तट रेखा होगी, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 न्यूटिकल माइल्स मीन्स, यानी कि तट रेखा से 200 जो न्यूटिकल माइल्स है की दूरी, और
अपवर्जक इकोनॉमिक क्षेत्र को छोड़कर, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इनको छोड़ करके क्या कहते हैं उसको, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, तट रेखा से 200 न्यूटिकल माइल्स की दूरी यानी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक एरिया से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो होंगी उनकी परमिशन के बिना उपयोग में नहीं लाया जा सकता या फिर उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। ये आपको ध्यान रखना है, 200 न्यूटिकल माइल्स। ठीक है, तो ये था इंटरनेशनल रिसोर्सेज। मीन्स कहने का ये है आपसे कि अब आपने ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप भी खत्म कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें, इनके बीच में डिफरेंस नेशनल एंड इंटरनेशनल। वही बात है इसमें ना, मेन बात आपको लिखनी है क्या, नंबर 1 एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कई बार 3 मार्क्स में। तो दीज आर द नेशनल और इंटरनेशनल की बात करते हैं। नेशनल में पहले दीज आर द रिसोर्स फाउंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 न्यूटिकल माइल्स। ये आपको बताया अभी कि 12 न्यूटिकल माइल्स 22.2 किलोमीटर के न्यूटिकल माइल्स के जो बीच का जो जहाँ तक एरिया होगा वो हमारा नेशन का माना जाएगा। इंटरनेशनल में दीज आर रेगुलेटेड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इन द जोन ऑफ ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 न्यूटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इट बिलोंग टू ओपन ओशियन। ठीक है, ये अभी आपको हमने बताया कि तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। तो ये इंटरनेशनल में आएंगे और इनको कौन कंट्रोल करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। नंबर 2 नेशनल में इट डज नॉट नीड टू कंसेंट ऑफ एनी अदर आउटर कंट्री, यानी कि इनको इस्तेमाल करने के लिए किसी अदर कंट्री के कंसेंट की फिर सहमति की जरूरत नहीं है, इसे हम अपनी मर्जी से कैसे भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इंटरनेशनल को इस्तेमाल करने के लिए कंसेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन इज मस्ट हियर, यानी कि इनके कंसेंट की जरूरत पड़ेगी, बिना इनकी परमिशन के हम यूज़ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल्स कैन वेरी फ्रॉम मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ टू लैंड, ये सब कुछ इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल मिनरल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, ये सब इंटरनेशनल में आ गए। ठीक है जी, चलते इसमें आ गए। नेक्स्ट एंड लास्ट है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेसिस पर, यानी पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व, ये 4 कैटेगरीज की बना दी, 4 कैटेगरीज। तो नंबर 1 पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, मतलब ये वे संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर बात करें हम, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पार्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात, यानी कि भारत के वेस्टर्न पार्ट में यदि हम देखें और उसमें भी स्पेसिफिक एरियाज राजस्थान एंड गुजरात में हैव एनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाइंड एंड सोलर एनर्जी बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली, मतलब कि गुजरात और राजस्थान में हम यदि जाकर के पता करें तो वहाँ पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हो पाया है अभी तक भी। नंबर 2 डेवलप्ड रिसोर्सेज, यानी कि ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो डेवलप्ड हो चुके हैं। कैसे, समझिएगा इसको जरा ध्यान से। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, जिनका सर्वे भी कर लिया है, सर्वेक्षण कर लिया गया है, एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, और उनकी क्वांटिटी भी डिटरमाइन कर लिया, उनकी क्वालिटी भी डिटरमाइन कर लिया इस्तेमाल करने के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्स डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, यानी कि ऐसे समझिएगा इन संसाधनों का जो विकास होता है ना वो प्रौद्योगिकी और इनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। मीन्स ये ऐसे संसाधन होते हैं जिनका डेवलपमेंट हो चुका है, इनकी मात्रा भी निर्धारित हो चुकी है, इनको पहचाना भी जा चुका है, तो इनको हम क्या कहेंगे, विकसित संसाधन। और इनका जो डेवलपमेंट निर्भर किस पर करता है, टेक्नोलॉजी पर और इनकी फिजिबिलिटी पर, यानी कि इनकी पहुँच तक, इनके पास तक कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं। नेक्स्ट इसमें देखिएगा, यस, स्टॉक अब आपके पास आया, मिनरल्स मटेरियल इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एसेस दीज आर इंक्लूड एमंग। मीन्स इसे समझिएगा, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में, टेक्नोलॉजी के अभाव में
उसकी पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल किए, यानी स्टॉक में शामिल, स्टॉक मतलब भंडार, स्टॉक में वो शामिल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेज। सबको पता है, जो साइंस के स्टूडेंट है, 10th तक साइंस होती है, आपको पता होगा कि जो जल होता है, वाटर होता है, दो गैसों का कॉम्बिनेशन है, ये यौगिक है। क्या? एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। क्या होता है इसमें? विच कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि जिस एक तरह से जो हाइड्रोजन होता है, ये बहुत ऊर्जा का एक तरीके से आप कह सकते हैं स्रोत बन सकता है। बट वी डू नॉट हैव the required technology how know to use them for this purpose, hence it can be considered as stock। means यानी कि क्या कहते हैं, ऊर्जा का, हाइड्रोजन ऊर्जा का बहुत प्रमुख स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत टेक्नोलॉजी का अभी ज्ञान नहीं है हमें कि हम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड लास्ट है इसमें, और ये आज के लिए लास्ट होगा आपका, रिजर्व। रिजर्व से मतलब जो आपके पास आपने रोके रखे हैं, मतलब रिसोर्सेज फॉर हुज यूटिलाइजेशन मैन हैज़ द टेक्नोलॉजिकल हाउ नो बट हैज़ नॉट स्टार्टेड यूजिंग दैम। मतलब ये ऐसे, ये भंडार यानी स्टॉक का ही ये हिस्सा होते हैं जिन्हें उपलब्ध तकनीकी का ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल, वाटर इन द डैम्स, डैम्स में वाटर हुआ, फॉरेस्ट हुए, एटसेट्रा, इज अ रिजर्व, हमारे पास रिजर्व करके हमने रखा है, विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर। यानी कि जो डैम के अंदर पानी होता है उससे हम बिजली बना सकते हैं, हम नहरों निकाल करके उसके इरिगेशन फैसिलिटी किसानों को, फार्मर्स को अवेलेबल करा सकते हैं। तो इसको हमने फ्यूचर के लिए रोक लिया है ताकि आगे चल के काम आ जाए। ठीक है, उसके बाद में आपको डिफरेंस पढ़ना है इसमें पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड स्टॉक में। ये देखिएगा सब वहाँ से आपको निकाल के उसमें दे दिया, 3 डिफरेंस आपको बना दे, कम से कम 3 डिफरेंस, 3 मार्क्स का एग्जाम में आता है। स्टॉक एंड पोटेंशियल, दे आर फाउंड इन इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट में पाए जाएंगे स्टॉक, नॉर्मल सी बात है। पोटेंशियल, दे आर फाउंड इन ए रीजन, ये किसी क्षेत्र में पाए जाएंगे। उसके बाद में स्टॉक में, दे आर नॉट एसेस ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अब तक इसलिए प्राप्त नहीं, इनका हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, फिर इनके पास पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी का अभाव है। पोटेंशियल में, दे हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड और डेवलप्ड, ये अभी तक हमने यूटिलाइज ही नहीं किए हैं या फिर इनका विकास नहीं हो पाया अभी तक। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हमने आपको वाटर का एग्जाम्पल दिया, और यहाँ पर राजस्थान की जो है वाइंड एंड सोलर एनर्जी के बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो स्टूडेंट्स, ये था ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, हमने कोशिश की है कि आपके सभी तरह के डाउट इनके थ्रू क्लियर कर दिए जाएं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए जल्दी से नया कुछ लेके आएंगे। नेक्स्ट पार्ट आपके लिए, यानी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी से अपलोड कर दी जाएगी। तब तक आप वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा देखिएगा। देखो स्टूडेंट्स, बोर्ड के स्टूडेंट हैं आप सभी, तो बोर्ड के स्टूडेंट को बहुत मेहनत करनी होती है ना। तो अपनी मेहनत को अच्छी तरीके से करते रहिएगा। किसी तरह की कोई परेशानी है, कमेंट में बॉक्स में लिख करके आप मुझे उसके बारे में बताइए। मैं कोशिश करूँगा आपकी सभी जो भी डाउट है उनको क्लियर कर दिया जाए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। गुड बाय।